नमस्कार स्टूडेंट्स। तो लाइट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नीफिकेशन। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 2022 में आया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मैग्नीफिकेशन जो टर्म है वो मैग्नीफाई जैसा है, ठीक है। मैग्नीफाई का जनरल जो रीज़न है, जो क्या कहते हैं, मीनिंग होता है मैग्नीफाई का किसी भी चीज़ की इमेज की साइज को बढ़ा देना, या तो साइज को बड़ा करके दिखाना या साइज को छोटा करके दिखाना, ठीक है। जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट उपयोग होता है जिसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास भी क्या करता है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाकर दिखाता है, ओके। तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है मैग्नीफिकेशन। अब ये मैग्नीफिकेशन हमारे लिए लाइट चैप्टर में किस तरीके से उपयोग होता है, या लाइट चैप्टर में इस मैग्नीफिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या इसके फॉर्मूले हैं और किस तरीके से इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि डिफाइन मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर एज्यूम कर लिया, ठीक है। कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है जिसमें जो वेंट इन वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्शन करेगा, और जो बेंट आउट वाला पोर्शन है, मतलब ये पीछे वाला पोर्शन, इस पर सिल्वर की पॉलिश होगी, ओके। तो जो दबा हुआ पोर्शन है, बेंट इन वाला पोर्शन, वो रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये तो हो गया हमारा स्पेरिकल मिरर में कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। इस पर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको पोल कहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद सभी लाइट रेज आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इकट्ठा होती हैं उसे फोकस कहा जाता है। तो हम इस एक फोकस पॉइंट ले लेंगे। साथ में फोकस से डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं हमारी वीडियोस में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इन तीनों को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में, ये वो कंडीशन है जब हमारे पास 6 कंडीशंस होती है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। तो हमने माना है कि फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो पहली लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के निकलेगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और सेकंड लाइट रे को हम इस तरीके से निकालेंगे कि वो पी पर गिरे और सेम एंगल पर वापस हो, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन, जब हम इमेज फॉर्मेशन में आप देख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रेस क्या होती जा रही हैं, डाइवर्स होती जा रही हैं। मतलब रियल लाइट रेस के द्वारा कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, रियल लाइट रेस के द्वारा कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे इस तरीके से। और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने बढ़ाया तो हमको यहाँ पर इमेज दिखाई पड़ेगी जो कि ए डैश बी डैश होगी अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इस तरीके से हमको इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्ट, पीछे की तरफ, मिरर के पीछे। तो हमको बस ज़्यादा डिटेल में इस इमेज फॉर्मेशन पर नहीं जाना है, केवल मैग्नीफिकेशन को समझने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ए बी है, इट इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ए डैश बी डैश है, ये है हाइट ऑफ इमेज। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। इस मिरर ने एक इमेज बनाई, कब, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। और वो इमेज कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, छोटी है, और इमेज की साइज क्या है, बड़ी है। तो हमें इन दोनों की हाइट का यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा और जो डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज
टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहीं पर बन जाता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या है। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अंडरस्टैंड? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है, जो अनुपात है वही मैग्निफिकेशन कहलाएगा। अब हम मान लेंगे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया क्या, h2, और हाइट ऑफ द इमेज को मान लिया h1। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला बन चुका है। यही फॉर्मूला है, यही परिभाषा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर? लेकिन मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, तो उसको भी हम यहीं से देख लेते हैं, क्योंकि क्लास 10th में कोई भी डेरिवेशन आता नहीं है, ना ही आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया, तो डेरिवेशन ना आपसे पूछा जाएगा और ना डेरिवेशन आएगा, जस्ट आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला तो हो गया m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब सेकेंड फॉर्मूला होता है इसके ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के केस में। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पोल पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट को माइनस में लिया जाता है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं हमारी वीडियो में, आप देख सकते हो। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इसको माइनस में माना जाता है, और इमेज डिस्टेंस को स्मॉल v माना जाता है। तो स्मॉल u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल v इज इमेज डिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला तो हो गया हमारा हाइट के केसेस में। दूसरा फॉर्मूला जो रहेगा वो जस्ट आपको सिंपल इस वाले रे डायग्राम से याद रख लेना है कि u किस तरफ है, माइनस की तरफ। तो आप लिखोगे सबसे पहले फॉर्मूला जो रहेगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट किस में है, माइनस में, तो सामने माइनस लग जाएगा। ओके, तो द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जस्ट लिया यही गया है, लेकिन फर्स्ट केस के हिसाब से u किस में है, माइनस में, तो माइनस को हमने सामने लगा दिया। ओके, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा मैग्निफिकेशन का। तो ये फॉर्मूला है हाइट के केसेस में, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये फॉर्मूला है डिस्टेंस के केसेस में, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो दोनों ही डेफिनेशंस हमारी हो चुकी हैं, दोनों ही फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक जनरल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मान लीजिए आपको v की वैल्यू दी है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, u की वैल्यू दी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आपको h2 हाइट ऑफ द इमेज दी है, और आपसे पूछ रहा है कि h1 निकालिए। सॉरी, यहाँ पर h1 है, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, वो गलत लिखा गया। h1 हमसे बोल रहा है कि h1 निकालें। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपका m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। बाद में आप इसको हटा सकते हो। तो ये एक कॉमन फार्मूला होगा जो हमें वैल्यू, किसी एक अननोन टर्म की वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है और वहाँ की टर्म्स की वैल्यू है, तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस न्यूमेरिकल में अगर आप लाइट चैप्टर के, चाहे भले वो किसी भी प्रकार के मिरर के फॉर्मूले हो, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, उस केस में आपका ये फार्मूला सबसे ज़्यादा बार उपयोग होगा। तो अब आप इस फॉर्मूले को ना कभी भूलोगे, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर रे डायग्राम के साथ देख लिया है कि मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला h2 अपॉन h1, दूसरा फॉर्मूला माइनस v अपॉन u। तो अब भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये फॉर्मूला आपको जनरली याद रखना है कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इट इज़ द कॉमन फॉर्मूला by which we can calculate the unknown term if the three terms are given, and with the help of this formula we can calculate the unknown term. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बस हमारा 2 नंबर में आया था डिफाइंड मैग्निफिकेशन, लेकिन इसमें हमने एडिशनल काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे जो कि है व्हाट इज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्वेश्चन भी हमारा 2022 में आया है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें, और ध्यान से बस वीडियो को सुने, सुनते साथ ही आपको सभी चीज़ याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।